हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शिखा और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल DOE वर्कशीट फॉर यू में। आज हम करने वाले हैं मैथमेटिक्स की वर्कशीट क्लास 8 के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी जल्दी से आज की वर्कशीट। सभी बच्चे नोटबुक में पहले डेट मेंशन करेंगे, 6 अगस्त 2021। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लिखेंगे, क्लास लिखेंगे, अपने सेक्शन के साथ स्टूडेंट नेम लिखेंगे और क्लास टीचर नेम लिखेंगे। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आज हमारा टॉपिक है जो हम करने वाले हैं, यानी कि आज हम रैखिक समीकरण में एक चर वाले समीकरण करेंगे। ठीक है, एक चर में रैखिक समीकरण करेंगे। तो ये हमने लास्ट वर्कशीट में भी पढ़ा था। एक चर क्या होता है? वन वेरिएबल मीन्स एक ही तरह की वेरिएबल को यूज़ करना। अगर किसी क्वेश्चन में x है तो उसमें x ही यूज़ होगा, अगर x के साथ y है तो वो वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन नहीं है। ठीक है, हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, x y z a k l m कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो एक ही होना चाहिए एक इक्वेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एन इंटरेस्टिंग पजल, पहले इंटरेस्टिंग पजल है। Mukta madam took out a handful of marbles from a bag and put them into another bag and clamped that bag and said to children that can anyone from you tell the exact number of marbles without opening the note and without tearing this bag. मुक्ता मैम ने क्या किया, एक मार्बल का एक बैग लिया जिसमें मार्बल्स भर दिया, हैंडफुल ऑफ मार्बल्स, इसमें कंचे डाल दिए उन्होंने, एंड पुट दैम इनटू अनदर बैग, और उसे एक दूसरे बैग में रख दिया। एंड क्लैम्प दैट बैग एंड सेड टू द चिल्ड्रन दैट कैन एनीवन फ्रॉम यू टेल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ मार्बल्स। और ये बच्चों से पूछा कि क्या आप लोग बता सकते हैं कि इस बैग में एग्जैक्टली कितने मार्बल्स हैं, यानी कितने कंचे हैं, बिना इसको ओपन किए और बिना इसको फाड़े। ठीक है, इस बैग की नोट को, गांठ को नहीं खोलना है, ना ही इसे फाड़ना है। फातिमा ने आंसर किया, डू यू नो व्हाट हैज़ बीन डन बाय फातिमा। क्या हुआ फातिमा ने क्या किया ऐसा? शी रिमूव्ड अ मार्बल फ्रॉम फर्स्ट बैग। उसने एक पहले बैग से जो अलग था उसमें से एक मार्बल निकाला, एक कंचा निकाला, एंड वेटेड इट ऑन द पैन, और उसे पैन पर वेट किया, यानी कि उसका वजन लिया। इट हैज़ वेट ऑफ 15 ग्राम्स। एक मार्बल का वेट था 15 ग्राम्स। ठीक है, नाउ फातिमा वेटेड द सेकेंड बैग ऑन द पैन। अब उसने क्या किया, एक कंचे का वजन ले लिया, यहाँ पर एक मार्बल है 15 ग्राम का। ठीक है, और उसने फिर क्या किया, फिर पूरे बैग का जो नोटेड था, ठीक है, उस बैग का वज़न किया, और यहाँ पर उसने देखा कि कितना वेट उसका आया। उसका वेट आया 330 ग्राम, 330 ग्राम्स। देन फातिमा बिकेम हैप्पी एंड सेड टू मैम दैट आई नो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ मार्बल्स। तो फातिमा खुश हो गई और बोली कि मैं बिल्कुल सही नंबर जानती हूँ मार्बल्स का, कि इसमें कितने मार्बल्स हैं। ऑल चिल्ड्रन गेट सरप्राइज, सभी बच्चे हैरान हो गए। व्हेन मैम ऑल्सो सेड दैट द आंसर गिवन बाय फातिमा इज एब्सोल्युटली करेक्ट। कब हैरान हो गई? जब मैम ने कहा कि फातिमा ने बिल्कुल सही आंसर किया। देन फातिमा एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सोल्यूशन टू द चिल्ड्रन। फिर फातिमा ने बच्चों को बताया कि उसने ये आंसर कैसे निकाला। चलिए देखते हैं क्या किया फातिमा ने। लेट नंबर ऑफ मार्बल्स इन द सेकेंड बैग के। उसने क्या माना कि ये हमारा एक बैग है, ये हमारा दूसरा बैग है। ठीक है, हम इस बैग को ओपन नहीं कर सकते, ये नोटेड है, लेकिन इस बैग को हम ओपन कर सकते हैं, ये तो खुला हुआ था। ठीक है, तो उसने क्या किया, फर्स्ट बैग में से एक मार्बल निकाला। उस मार्बल का वेट कितना था, हमने मान लिया कि सेकंड बैग में कितने मार्बल हैं, के। हम कुछ भी ले सकते हैं, x y z। तो यहाँ पर हमने संख्या मान ली के, कि सेकंड बैग में मार्बल के हैं। देन द वेट ऑफ ऑल मार्बल ऑफ द सेकेंड बैग मस्ट बी, तो कितना होना चाहिए। अब उसने क्या किया था, फर्स्ट बैग का जो मार्बल निकाला था उसका वेट कितना था, 15 ग्राम। ठीक है, 15 ग्राम एक कंचे का वज़न है। तो जो के संख्या है, यानी कि जो इतने मार्बल हैं उनका वज़न भी 15 से गुणा कर दें तो आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए 2 कंचे हैं और मैं ये कहूँ एक कंचे का वज़न 15 किलो है, 15 ग्राम है। तो आप क्या करेंगे, 2 कंचों का वज़न कितना होगा, 2 कंचों का वज़न हो जाएगा 15 से गुणा कर देंगे 30 ग्राम, ऐसे तो करेंगे। तो हमें नहीं पता कि वो 2 है या क्या है, हमने 2 की जगह उसे के मान लिया है, तो हम उसकी गुणा किससे करेंगे, 15 से। ठीक है, वही यहाँ पर करा है।
मार्बल सेकंड बैग में जो है उनका वेट कितना होना चाहिए 15 इंटू के, यानी कि जितने भी मार्बल उस बैग में है हर किसी का वज़न अगर 15 है तो 15 के वज़न हो जाएगा। एंड द वेट ऑफ ऑल मार्बल्स इन द सेकंड बैग 330 ग्राम्स, और उसने जो बैग का वज़न किया था वो कितना आया था 330 ग्राम्स। टोटल वज़न कितना था 330 ग्राम। ठीक है, इसका मतलब 15 के और 330 ग्राम बराबर हो गए। हमने ये सेकंड बैग का ही वज़न बनाया है। ठीक है, तो सेकंड बैग का वज़न 330 ग्राम था, तो हम इनको बराबर रख देते हैं। तो इक्वेशन क्या बनी कि 15 ग्राम के हिसाब से के कंचों का वज़न कितना है 330 ग्राम। ठीक है, ये हो गया 15 के और बराबर 330। अब ये 15 यहाँ पर के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, हम दोनों साइड क्या करते हैं 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, डिवाइडिंग बाय 15 ऑन बोथ साइड्स। इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, 15 से 15 कैंसिल, 15 के टेबल में 330 कितने पर आता है 15 टू 30, 15 टू 30, तो के यानी कि नंबर कितने आ गए 22। हमारे पास कितने मार्बल हैं, के क्या था हमारा नंबर था मार्बल्स का कि कितने कंचे हैं, यानी कि उस बैग में कितने कंचे थे 22 कंचे। ठीक है ना ये इंजॉयबल पजल। चलिए एक कंक्लूजन और करते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं। वी सॉ द पेन इज़ अ सिंबल ऑफ इक्वालिटी एंड इन ऑर्डर टू बैलेंस इक्वेशन। हमने देखा कि जो पेन है वो एक इक्वेशन को बैलेंस करने वाला सिंबल बना हुआ है। वी विल डू द ऑपरेशन ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑन बोथ साइड शेविंग इक्वल अमाउंट और से नंबर। हमने इसी को बराबर करते हुए यहाँ पर 15 से डिवाइड किया था। ठीक है, एग्जाम्पल 1 करते हैं। रवि हैज़ 5 मोर पेंसिल्स दैन मीना। देखो रवि है और मीना है, रवि के पास मीना से 5 पेंसिल ज़्यादा हैं। इफ़ बोथ ऑफ देम हैव 19 पेंसिल इन ऑल, हाउ मैनी पेंसिल्स डज रवि एंड मीना हैव। तो दोनों के पास कितनी पेंसिल हैं, ना मुझे रवि की पेंसिल पता है ना मीना की पता है। मैं मान लेती हूँ कि मीना के पास x पेंसिल है। ठीक है, तो रवि के पास कितनी पेंसिल होंगी, x में मीना से कितनी ज़्यादा है 5 ज़्यादा। अगर मैं मीना की पेंसिल में 5 जोड़ दूँ तो रवि की पेंसिल बन जाएंगी। और इन दोनों के पेंसिल को मिलाकर मेरे पास कितनी पेंसिल, इन दोनों के पास कितनी पेंसिल थी 19। ठीक है, तो मेरी तो इक्वेशन कंप्लीट हो गई। मेरी इक्वेशन बन गई x प्लस 5, यानी कि मीना की पेंसिल और रवि की पेंसिल मिलाकर 19 बन गई। ठीक है, x और x जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 2x प्लस 5 19। यहाँ पर मैंने लास्ट में आपको बताया था कि जो इक्वल होता है इसको आप समझो नदी। जब यहाँ से कोई चीज़ इधर जाएगी तो वो गीली होकर जाएगी, तो यानी कि वो अपना साइन चेंज करेगी। प्लस है यहाँ 5 प्लस का है, साइन हमेशा पहला होता है। ठीक है, संख्या से पहले होता है उसका अपना साइन, तो 5 है प्लस का, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का। 19 में से 5 गए तो कितने बचेंगे 14। ठीक है, 19 में से 5 गए 14 बच गए। यहाँ पर रह गया 2x, 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है उल्टा हो जाएगा, इधर करेगा डिवाइड, 2 से 14 को डिवाइड कर देंगे तो 7, यानी कि x की वैल्यू आ गई 7। x क्या था, x थे मीना की पेंसिल। चलिए तो अभी वापस चलते हैं। मीना की पेंसिल थी x और x की वैल्यू हमारी आई है 7, यानी कि मीना की पेंसिल 7 है और रवि की पेंसिल कितनी हो जाएंगी 7 प्लस 5 यानी कि 12। अब आप इन्हें जोड़कर भी देख सकते हैं, आंसर हमें 19 ही मिल रहा है। हो गया ना सवाल। ठीक है, इसी तरह आपको इक्वेशन बनानी है। यहाँ पर भी यही किया है, देखिए मीना ने पेंसिल मानी है p मीना की, और रवि की पेंसिल हमने मानी है p प्लस 5 क्योंकि उसके पास 5 पेंसिल ज़्यादा थी। बोथ हैव पेंसिल्स 19, दोनों के पास 19 पेंसिल है। देन इक्वेशन क्या बन गई, मीना की पेंसिल रवि की पेंसिल बराबर 19। ठीक है, सेम वही करना है। यहाँ पर इक्वेशन बन गई p प्लस p 5, दोनों तरफ हमने बराबर रखना है। ठीक है, तो जो 5 था एक्स्ट्रा, देखो हमें नंबर्स को घटाते जाना है, ये था ना 5 इज इक्वल टू 19। हमें क्या करना है, नंबर हटाना है, तो 5 को हटाने के लिए माइनस कर देंगे, तो इधर भी हमें 5 माइनस करना है। मैथ्स में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होता, जो एक साइड होता है वो दूसरी साइड होता है। 5 से 5 गए तो हो गया 0, इधर बच गए 2p और इधर बच गया 14, p यहाँ रह जाएगा
अब यहाँ पर 2 ऊपर है, 2 को कैसे हटाएंगे, इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 14/2 ये हमारा मैथमेटिक्स का मेथड है जो हम इस बार सीख रहे हैं। तो p की वैल्यू आ गई 7, है ना। इसी जो भी नंबर है उसको हमें हटाने के लिए दूसरा प्रोसेस करना है, बैलेंस करना है। इससे हमने सीखा है ना, इक्वल का मतलब बैलेंस। अगर यहाँ पर हम 2 को नीचे रखेंगे तो 2 हट जाएगा ना, तो इसी तरह हमें यहाँ पर भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है आप एक ही साइड करोगे, ठीक है, जो भी करोगे दोनों साइड होगा, 2 से 2 हट जाएगा। इधर आंसर जो आएगा वो हमारा पेंसिल का नंबर आ गया। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों तरफ करोगे, प्लस करोगे तो दोनों साइड होगी, माइनस होगी तो दोनों साइड होगी। ठीक है, जो भी करोगे दोनों साइड करोगे। We observe from the above examples that we can convert one side और left side in the form of variable। हम जो left side रखते हैं वो variable में रखते हैं, और the other side right side in the form of number। और जो right side होती है वो हमेशा number की होती है। The number present in left side with the sign of addition। अगर नंबर लेफ्ट साइड में जो था वो 5, जैसे ये था p+5 था, वो यहाँ पर एडिशन दिखा रहा था, है ना। फ्रॉम द राइट वी सब्ट्रैक्ट दैट सेम नंबर फ्रॉम द राइट साइड एंड वाइस वर्सा। हम बिल्कुल वही चीज़, वही नंबर अगर हम इधर से हटाते हैं तो हम इधर से भी जो हमारा नंबर था 19, इसमें से भी हमने 5 घटाया था। ठीक है, तो हमें सेम काम करना है। अगर हमें यहाँ प्लस करना है तो इधर भी प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर मल्टीप्लाई होगी, प्लस कर रहे हैं तो इधर प्लस होगी। ठीक है, डिवाइड कर रहे हैं तो दोनों तरफ डिवाइड होगी। सिमिलरली ऐसे ही द नंबर दैट हैड मल्टीप्लाइड ऑन द लेफ्ट साइड वी डिवाइड दैट सेम नंबर ऑन द राइट साइड एंड वाइस वर्सा। हम बिल्कुल ऐसे ही मल्टीप्लाई डिवीजन के साथ करेंगे। लेट्स डू सम अदर एग्जांपल्स। चलिए एक और देख लेते हैं। y-7 इज इक्वल टू 27, ये दिया हुआ है। आपको क्या करना है, y हमें यहाँ से 7 को हटाना है। 7 का साइन क्या है, माइनस का, तो हमें क्या करना है इसको हटाने के लिए, इसका उल्टा करना है। ठीक है, प्लस कर देना है। तो वैसे ही हमें इधर भी प्लस कर देना है। y इधर रह गया, ये कैंसिल हो जाएगा, 7 में से 7 गया 0, और इधर हम प्लस कर देंगे। 7 और 7 14, 1 कैरी 34। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 34। ये हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 7/2 माइनस, सॉरी यहाँ पर माइनस नहीं है, 7/2 L इज इक्वल टू 2/7। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 7 ऊपर है तो हमें नीचे 7 से डिवाइड करना है ना। तो यहाँ पर भी 7 से डिवाइड होगा नीचे, और इधर नीचे से 2 हटाना है तो ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, उल्टा करना है ना। ठीक है, तो 2 से 2, 1 से 1 कैंसिल, इधर बच गया L, और यहाँ पर 2 2 4 और 7 7 49। ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन आप करेंगे। ठीक है, इसी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। आज की वर्कशीट में इतना ही। आई होप वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। चलते हैं अपनी नेक्स्ट वर्कशीट की तरफ। हमारी दूसरी वर्कशीट है आज की सामाजिक विज्ञान इतिहास पढ़ रहे हैं हम। कार्यपत्रक 6, तिथि है 6 अगस्त 2021। नोटबुक में सभी मेंशन कर लें। क्लास के साथ अपना सेक्शन ज़रूर लिखें। विद्यार्थी अपना नाम और क्लास टीचर का नाम मेंशन करेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 2, व्यापार से साम्राज्य तक। उप विषय है व्यापार से युद्धों तक। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल शासन कमज़ोर हो गया था और क्षेत्रीय शासक अपनी ताकत दिखाने लगे। बंगाल के नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया और व्यापार के अधिकार के बदले नजराने मांगे। साथ ही सिक्के डालने और किलेबंदी बढ़ाने से भी रोक दिया। कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच यह टकराव बढ़ता गया। सन 1756 में अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। कंपनी को उनकी ताकत से भय था। कंपनी उनकी जगह ऐसे नवाब चाहती थी जो उनके इशारों पर नाचे। हमने ये लास्ट पढ़ा था कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो शासन था वो बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ों के हाथ में चला गया था। ठीक है, अंग्रेज़ अपनी ताकत दिखाने लगे थे और वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए का नाम लेकर अंदर भारत में आ गए। एक छोटी सी कंपनी को इस्टेब्लिश करना था, स्थापित करना था, और उसी के साथ साथ वो अपनी पॉलिसीज़ हमारे देश में लागू करते चले गए। ठीक है, सन 1756 में अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। बंगाल में सिराजुद्दौला नवाब बने। कंपनी को उनकी ताकत से भय था। कंपनी उनकी जगह ऐसे नवाब चाहती थी जो उनके इशारों पर नाचे, क्योंकि सिराजुद्दौला उनके इशारों पर नहीं नाचते थे।
सिराजुद्दौला ने कंपनी को उनके राजनीतिक मामलों में टांग ना अड़ाने का हुक्म दिया और टैक्स अदा करने को कहा, क्योंकि वो टैक्स भी नहीं देते थे और अपनी पॉलिसीज़ चलाते थे। तो सिराजुद्दौला ने कंपनी को पॉलिटिकल मैटर्स में बोलने के लिए मना कर दिया, लेकिन कंपनी ने बात नहीं मानी। फलस्वरूप कासिम बाजार स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर नवाब ने कब्जा कर लिया और कोलकाता के किले पर कब्जे के लिए आगे बढ़ा। लेकिन जब वो बात नहीं माने तो इंग्लिश फैक्ट्री पर नवाब ने कब्जा कर लिया और कलकत्ता के किले पर कब्जे के लिए आगे चल दिए। इधर कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना किया। इधर से यहाँ भी सेनाएं निकाली गई। रॉबर्ट क्लाइव ने नौसेना का भी साथ मिला। इस तरह कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच सन 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। इसी बहस के चलते हुए प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ। इस स्थान का यह नाम यहाँ पाए जाने वाले प्लाश के फूलों के कारण पड़ा। प्लासी के मैदान में रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हरा दिया और उसकी हार का एक बड़ा कारण उसका सेनापति मीर जाफर था, जो अंग्रेजों से मिल गया था। यानी कि सिराजुद्दौला उस युद्ध में हार गए क्योंकि उनके जो सेनापति थे वही अंग्रेजों से जाकर मिल गए थे और उन्होंने अपनी सेना का सारा भेद उन्हें दे दिया। सिराजुद्दौला मार दिया गया और मीर जाफर नवाब बन गया। वो क्यों मिले? उनको ये था कि इसको मार दो। उन्होंने एक डील फाइनल कर ली कि सिराजुद्दौला को तुम मार दो, नवाब मैं बनूंगा और फिर तुम्हें सारे अधिकार दूंगा। इसके बाद कंपनी ने मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया, लेकिन जल्दी ही कंपनी उससे भी असंतुष्ट हो गई। लेकिन कंपनी ने मीर जाफर को भी बहुत समय तक नवाब नहीं रहने दिया और मीर कासिम को नवाब बनाया, लेकिन कंपनी को वहाँ भी संतुष्टि नहीं हुई और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। फिर दूसरा युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध। अंग्रेजों ने युद्ध के बाद पुनः मीर जाफर को नवाब बनाया और फिर से मीर जाफर को नवाब बनाया गया। उसकी मृत्यु के बाद 1765 में मुगल बादशाह ने कंपनी को ही बंगाल की दीवानी दे दी। इस तरह कंपनी खुद ही नवाब बन बैठी और 64 मीर जाफर को नवाब बनाया। मीर जाफर की मृत्यु 1765 में हो गई, अगले ही साल। तो उसके बाद कंपनी ने किसी को नवाब नहीं बनने दिया और वो खुद ही वहाँ पर नवाब बन गई। प्रश्न 1 है, दीवानी अधिकार से आप क्या समझते हैं? दीवानी अधिकार का देखिए यहाँ लिखा है भू राजस्व वसूल करने का अधिकार। ठीक है, तो ये हमारा पहला उत्तर है। बंगाल के नवाबों के ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन बातों पर विवाद था या प्लासी के युद्ध के क्या कारण थे? प्लासी के युद्ध के देखिए कारण ये थे, यहाँ पर लिखा है सिराजुद्दौला ने कंपनी को उनके राजनीतिक मामलों में टांग ना अड़ाने का हुक्म दिया और टैक्स अदा करने को कहा। यही कारण बन गया कि इन दोनों के बीच युद्ध हुआ। तो ये हमारा प्रश्न 2 का आंसर है। सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण क्या था? इनकी हार का मुख्य कारण क्या था? उनके सेनापति का मिलना। तो यहाँ पर लिखिए, उसकी की जगह नाम लिखेंगे सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण उसका सेनापति मीर जाफर था, जो अंग्रेजों से मिल गया था। यह है आंसर 3। ठीक है। प्रश्न 4 है, कंपनी किस प्रकार खुद नवाब बन बैठी? इसका उत्तर यहाँ पर देखते हैं। यह है, यहाँ पर लिखेंगे मीर जाफर, नाम लिखेंगे मीर जाफर की, इसको हटा देंगे, मृत्यु के बाद 1765 में मुगल बादशाह ने कंपनी को ही बंगाल की दीवानी दे दी। इस तरह कंपनी खुद ही नवाब बन बैठी। ठीक है, यहाँ पर आंसर 4। आप इसको थोड़ा और बड़ा लिखना चाहे तो वो भी लिख सकते हैं कि 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। अंग्रेजों ने युद्ध के बाद मीर जाफर को नवाब बनाया और उसकी मृत्यु के बाद, हाँ आप यहाँ इसे लिखे तो अच्छा है क्योंकि यहाँ से सारी बातें समझ में आ रही हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। ये प्रश्न 4 होगा हमारा, उत्तर 4। तो आज की वर्कशीट यहीं पर समाप्त होती है। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो सभी बच्चे इसको नोटबुक में करें और अपने टीचर के साथ शेयर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। मिलते हैं एक अलग वर्कशीट के साथ।